Good afternoon, my dear students. कैसे हो? Everybody here? Everybody ready for it? गूगल मीट पर भी चल रहा है और ये यहाँ पर भी चल रहा है. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. तो चलिए अब हम स्टार्ट कर चुके हैं. सो शुरू करें. ओके. सो यूट्यूब के ऊपर कितने लोग आ चुके हैं? देयर आर 10 पीपल ऑन यूट्यूब वेटिंग. स्टार्ट हो चुका है यार यूट्यूब पर तो. ओके. तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन के अंदर जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, वी आर गोइंग टू डू अल्कोहल फिनोल इन ईथर्स, aldehyde ketones कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. यानी कि वी आर गोइंग टू डू 6 चैप्टर्स टुडे. छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. बड़े बड़े चैप्टर्स तो हमने कल कर लिए हैं, तो आज हम छोटे छोटे चैप्टर्स करने वाले हैं. सो एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट. ओके, क्या बात है, ये अभी तक वेटिंग क्यों चल रहा है? यस, 9 वॉचिंग. चलिए शुरू करें. So let's get along with alcohol, phenols and ethers. यहां पर इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की. फाइन. अब देखो, जब हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करते हैं तो यहां पर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लासिफिकेशन इज ओके ओके. ठीक है, एक बार पढ़ लो, ये क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगी. इससे ज्यादा हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती नहीं है. आपसे यहाँ पे कोई नहीं पूछता कि विच ऑफ दीज इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, विच ऑफ दीज इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है. आने को आ भी सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो वहां पे डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक नहीं आएगा. यहां पर आएगा पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है. ध्यान रखना, अल्कोहल की बात जब हम करते हैं तो ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल. तो ध्यान रखना, ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रिक. ठीक है. ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है. चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर 5 OH ग्रुप आ जाते हैं. किसी को कोई कंफ्यूजन? उन्नति सुमंत, ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप इन इट. इज दैट क्लियर? नाउ, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, whoever has not liked as yet, please like it quickly. तो हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट द अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. while we can have sp3OH, तो ये हमारे पास नॉर्मल अल्कोहल्स आ जाते हैं. देन हमारे पास हो सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स. बेंजाइलिक अल्कोहल इज क्वाइट इजी. बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारे पास सी है और फिर ओ एच है. नाउ दीज आर बेंजाइलिक अल्कोहल. बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल हो सकते हैं. यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं sp2OH, तो फिनॉल इज ओके. फिनॉल में कोई दिक्कत नहीं है. जब विनाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं तो ये इज अनस्टेबल, ये टॉटोमराइज कर जाता है. तो एज सच ये एग्जिस्ट नहीं करता. मेजरली ये CH3CHO के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ये तो टॉटोमराइज कर जाता है. तो विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हम जरूर दे सकते हैं, लेकिन विनाइलिक अल्कोहल एज सच स्टेबल नहीं होता. एनी कंफ्यूजन टू एनीबडी? ठीक है. तो विनाइलिक अल्कोहल एज सच इज नॉट स्टेबल. आई बिलीव यू हैव नॉट ऑलरेडी शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स. क्या बात है, ये फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं हुआ है क्या ये सेशन? सेशन तो हो चुका है यहां पर. ओके. ठीक है. चलिए,
व्हेन वी हैव फिनॉल्स, फिनॉल्स के अंदर मोनोडाई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स हमारे पास हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक फिनॉल की, देन इन दैट केस रिमेंबर ये जो हमारे पास ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज हैव स्पेसिफिक नेम। अब जब हम ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर के अंदर हमारे पास सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है और अनसिमेट्रिक ईथर्स हैं। सिमेट्रिक ईथर का सीधा सीधा मतलब ये है कि ओ के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम है, और अनसिमेट्रिक का मतलब है कि द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन द टू साइड्स। दैट्स व्हाट वी हैव, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। सायन कह रहे हैं त्रिपुरा के आकाश इंस्टीट्यूट से 2022 में 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द गूगल मीट यू कैन ज्वाइन इट, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। इंटरैक्ट लाइव विद अनूप सर, गो टू द डिस्क्रिप्शन, देयर यू हैव द इंटरैक्ट लाइव विद अनूप सर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है क्लासिफाई फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ये जनरली नहीं आता। मे बी कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, आइडेंटिफाई द टर्शरी अल्कोहल अमंग्स देम और प्राइमरी अल्कोहल अमंग्स देम। और वैसे एक बात का ध्यान रखना, कैन एनीबडी टेल मी नियोपेंटाइल अल्कोहल ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? बताओ, नियोपेंटाइल अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा अल्कोहल है? जल्दी से बताइए। सर बेंजीन 1,2 डायोल का ऑर्थो के टर्म्स में नेम क्या होगा? यशराज, हम इसके अंदर ऑर्थो नहीं देते, और इसका नाम है कैटाकॉल। वी हैव कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल, ठीक है। अभी आ जाएंगे हमारे पास नॉमेनक्लेचर के अंदर सारे के सारे कॉमन नेम्स एंड आईयूपीएसी नेम्स। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल भी हम यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अलाइलिक है, ओके, एंड ये अलाइलिक है। ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल, अगर आप ध्यान दें तो ये नियोपेंटाइल अल्कोहल एंड दिस इज 1 डिग्री। अब तक तो आपको रट गया नियोपेंटाइल, इतनी बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल, इतनी बार मैं आपसे पूछ चुका हूं। ओके, क्लियर। चलिए, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, और ये हमारे पास इनके जो नेम्स हैं, दिस इज क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉमन नेम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपसे आईयूपीसी नेम भी पूछा जा सकता है, एंड यू मे बी आस्क्ड द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो ये हमारे पास सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरॉल का नाम ध्यान रखना, इथिलीन ग्लाइकॉल को सिर्फ ग्लाइकॉल भी कह दिया जाता है। Is it clear? Ethylene glycol is also termed as itself simply glycol. चलिए अब फिनॉल की बात करें। जब हम फिनॉल की बात करते हैं, ये देखो, ये कैटाकॉल जो मैं आपको बोल रहा था, मेटा इज रिसोर्सिनॉल एंड पैरा इज हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। तो ये नाम बिल्कुल अलग स्पेसिफिक नाम है, इसके अंदर यहां पे ऑर्थो वर्ड हम यूज नहीं करते। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? So this is what we have as the dihydroxy derivative of benzene are known as 1,2, 1,3 and 1,4 benzene diol. ये हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, और ये क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, क्रिसॉल वर्ड याद रखना, क्रिसॉल इज मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल नाम याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको आई बिलीव आपने रीड कर लिया। किसी ने कुछ पूछना है इसके अंदर? If anybody has to ask anything, go ahead and ask it. कोई बात? किसी ने कुछ पूछना है? आयुष्मनी, सायन, अक्षय, these are the people on Google Meet. वॉइस इज नॉट क्लियर। ऐश्वर्या, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बिकॉज माई वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर, सबको सुनाई दे रही है ना? लास्ट टू कॉमन नेम,
लास्ट टू कॉमन नेम है नहीं, क्योंकि वो कॉमन कंपाउंड्स नहीं है। अगर कॉमन कंपाउंड्स होते तो उनके कॉमन नेम्स भी होते। देखो, हर कंपाउंड का कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हमारे पास डाइथाइल ईथर एक कॉमन नेम लिखा हुआ है यहां पर। अब इनके आईयूपीसी नेम देने, आईयूपीसी नेम आपके कोर्स में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात का ध्यान रखना, ओएच की प्रायोरिटी सीएल से ज्यादा होती है। ओएच इज अ फंक्शनल ग्रुप। हालाइड्स को, हैलो ग्रुप को जो हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, वो हमेशा साइड चेन में ही आता है। ओके, ठीक है। जितनों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास ये आईयूपीसी नेम के हिसाब से नॉमेनक्लेचर है। स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हमें पता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ईथर के अंदर जो ये एंगल है, दैट इज ग्रेटर दैन 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। फिनॉल के अंदर और मिथनॉल के अंदर जब हम नॉर्मल अल्कोहल की बात करते हैं, तो दिस इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। फिनॉल के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल है 109 डिग्री 28 मिनट्स के। यहां पर सीधी सी बात यह है कि इसमें वाटर के कंपैरिजन में इसका एंगल ज्यादा है, क्योंकि यहां पे अल्काइल ग्रुप है विच इज अ बिग ग्रुप। तो इस वजह से इसके अंदर, राजपूत जी कह रहे हैं यस सर आई एम नॉट क्लियर। ये क्या बोलने का मतलब हुआ, यस सर आई एम नॉट क्लियर? क्या क्लियर नहीं है बेटा? डोंट यू सी ऑलरेडी? ओके, क्या क्लियर नहीं है बताओ? एक काम करो बेटा, व्हाई डोंट यू कम ऑन द गूगल मीट एंड देन टेल मी व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। बोल के बता दो मुझे। ठीक है ना? गूगल मीट का लिंक यहां पर हमारे पास टेली इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जस्ट क्लिक इट, यू आर गोइंग टू ज्वाइन विद द गूगल मीट। फाइन। अब ये देखो, यहां पर लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, क्योंकि यहां पे रिपल्शन है एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, स्लाइटली लेस है, क्योंकि यहां पे बेंजीन रिंग बड़ा है और यहां पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाता है, तो रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसके साथ यहां पर आगे एक और बात देखते हैं। जब हम ईथर की बात करते हैं, तो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बल्कि आर ग्रुप्स की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा हो जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन बी आस्क्ड कि आखिरकार बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के अंदर। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, वाटर का उससे भी छोटा है। सर 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का नेम ये होगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल। बेटा 11.3 अभी हम कर नहीं रहे हैं। क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटॉल, अच्छा इसी के। 11.3 के इसका, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 and then it's going to be 2, yes it's going to go 3 4 5। ठीक है। This can be written as isopropyl, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल इथाइल। ठीक है। आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स क्लोरोमिथाइल। ठीक है। आपने नेम नॉमेनक्लेचर सही दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये क्लोरोमिथाइल ही हो जाएगा। ठीक है। Unnati Sumant, anything you want to ask? If you want to ask, you can go ahead and ask it. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ये हमने कल की क्लास में किया था। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है। मैकेनिज्म हमारे पास है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर OH माइनस। अब एक बात देखो, ये कल के क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा था एरो किस तरीके से जा रहा है। प्लीज रिमेंबर, ये जो एरो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताता है, वो किसी एटम की मूवमेंट नहीं बताता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो है ना, उसकी पूंछ हमेशा वहां होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, और सर वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। इट डज नॉट टेल अस वेयर द एटम इज गोइंग टू अटैच, इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग एल्स। एटम की मूवमेंट नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताता है। उन्नति सुमंत, आपको एक बार वॉइस क्लियर तो मेरी बिल्कुल है। 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं कि हमारी वॉइस क्लियर है या नहीं। बिल्कुल क्लियर है बेटा वॉइस। मैं आई हैव जस्ट चेक्ड इट। ठीक है। अपने इंटरनेट को चेक करो बेटा पुनति। ओके।
तो ये हमारे पास बन जाता है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इट गिव्स अस एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। यहां पे हाइड्रोजन वहां पे अटैच होता है जहां पे बॉन्डिंग हाइड्रोजन कम होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज, ये देखो, the addition of borane to the double bond takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. ठीक है, it is way opposite to the Markovnikov rule. अब यहां पर एक अजीब सी बात है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को ही गलत बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मार्कोनिकॉफ रूल 11th क्लास की बुक में दे रखा है, दैट इज दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम अटैचेस टू द कार्बन विच कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो BH3 इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एंड H हैपेंस टू बी द नेगेटिव पार्ट। तो उसके हिसाब से जो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो गया ना। Please remember, Markovnikov addition is simply that the hydrogen attaches to the carbon which has more number of hydrogen. That is Markovnikov addition. अगर hydrogen attaches to the carbon with less number of hydrogen, वो anti Markovnikov addition हो जाता है। Markovnikov rule, anti Markovnikov rule के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? तो ये opposite to the Markovnikov rule नहीं होना चाहिए, it should be addition. बट क्या करें, एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बन जाते हैं बाय रिडक्शन। ये रिडक्शन हमारे पास है, या फिर वी कैन इवन डू इट बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कार्बोनाइल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके भी हो जाता है, ठीक है। एनीवे ये हमारे पास आ जाता है रिडक्शन। और यहां पे हम रिड्यूस करने की जब बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स को, तो ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे वो सिंपल सिंपल से रिड्यूसिंग एजेंट हो, दे ऑल्सो वर्क। यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर जाता है, ठीक है। पुष्पायन जीते रहो बेटा। ओके, सायन कहां पे ऐड करना है आपको? क्या एक्सप्लेन करना पुनति? टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू बी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो पुनति ये बताइए, विच क्लास आर यू इन? आर यू 12th पास और यू आर 12th स्टडिंग और आर यू 11th स्टडिंग? पहले ये बताओ। श्रीवर्धन, विच रिएक्टिविटी ऑर्डर आर यू टॉकिंग अबाउट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द पुनति विच पार्ट यू वांट टू बी अंडरस्टूड? क्या पूछना चाहते हो? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज क्वाइट इजी। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। Okay, Pritu, you are joining. You can simply join the Google Meet link. ठीक है? एम्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए बेटा? 700 से ऊपर। Okay? So, if anybody has to ask anything, simply ask. पुनति क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। Google Meet का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। You can join the Google Meet and ask it directly. ठीक है? सायन, आप 2 अकाउंट से लॉगिन कर चुके हो। And your mic is on. If anything you want to ask it. Okay. Link of the Google Meet is in the description of the YouTube. डिस्क्रिप्शन में देखो वीडियो कॉल लिंक है, वहां पर आप क्लिक कीजिए, यू कैन ज्वाइन द गूगल मीट। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर श्रीवर्धन, कौन से रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हो? अगर हम यहां पे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एनिलीन इज गोइंग टू बी द मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय फिनॉल। ये हमारे पास है, एनिलीन इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय फिनॉल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मीडियम भी होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप एक्वस मीडियम की बात करते हैं या बेसिक मीडियम की बात करते हैं, तो फिनॉल एनिलीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो मीडियम की बात करते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल मीडियम, ठीक है। एनिलीन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फॉलोड बाय फिनॉल, फॉलोड बाय मिथाइल बेंजीन। इसके बाद हमारे पास मिथाइल एंजीन आ जाता है, ओके, दैट इज टोलुइन। टोलुइन के बाद हमारे पास आ जाता है नॉर्मल बेंजीन। तो यहां पे हमारे पास है टोलुइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूं, फिर उसके बाद हमारे पास है बेंजीन, एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज गोइंग टू बी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरो ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन गूगल मीट, इसका लिंक यहां पर है। देखो, यहां पे गूगल मीट का लिंक आपके पास है। ओके, चलिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर। नाउ वी हैव द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना मुश्किल होता है, बट एस्टर्स को रिड्यूस करना आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इसके अंदर एक और चीज है कि RCOOH को आप B2H6 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, और ये चीज अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। B2H6 डज नॉट रिड्यूस NO2। ये CN को रिड्यूस नहीं करता, ये NO2 को रिड्यूस नहीं करता, ये किसी और ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। और इस वजह से दिस बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है कि आप किस तरीके से NO2 के होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हो टू अल्कोहल। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, B2H6 इसको रिड्यूस कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, NO2 को भी करेगा, साइनाइड को भी करेगा। तो प्लीज रिमेंबर दैट। क्लियर नाउ? तो ये हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात आ गई है। एंड देन वी हैव कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इसका नहीं कर सकते, ठीक है। एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो जाता है, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट। इस वजह से हम इसको पहले एस्टर में कन्वर्ट करके फिर रिड्यूस कर देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अगर हम बात करें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ, एस्टर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है। अगर हम बात करते हैं मिथनल की, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, ये ये एक स्टेप अप रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये एक अपग्रेडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है विच हैज वन कार्बन मोर देन द अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इस तरीके से ये एक स्टेप अप रिएक्शन के तौर पर वर्क करता है। ठीक है, दिस वर्क्स एज अ स्टेप अप रिएक्शन। क्लियर नाउ? अब ये देखो, it produces a primary alcohol with methanol, that's a step up reaction, secondary alcohol with other aldehydes, and tertiary alcohol with ketones. सायन, तुम कितने अकाउंट से लॉगिन कर रहे हो बेटा? क्लियर? जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। ओके ओके ओके, देयर इज अनदर सायन सायन एंड देन देयर इज सायन साहा। ओके फाइन। मुझे लग रहा था पता नहीं कितने सारे सायन आ गए हैं। ओके, दैट पर्सन माइट बी एनीवन। नो प्रॉब्लम्स, हमें क्या दिक्कत है। ओके, कृष्णा कह रहे हैं सर कंडक्ट अंकुर सीरीज एवरीडे। बेटा आओ तो सही, आओगे तो हम जरूर कंडक्ट करेंगे। क्लियर? श्रीवर्धन, आई बिलीव यू हैव गॉट द रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलिए, कोई डाउट पूछ लो, हम बताते चले जाएंगे। एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहां पे एग्जांपल्स जो हमने दे रखे, देखो एक बात का ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सॉल्ड एग्जांपल हैं, उनको तो हरगिज छोड़कर मत जाना। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉल्ड एग्जांपल्स वुड बी एग्जैक्टली राइट देयर इन द एग्जामिनेशन। सॉल्ड एग्जांपल देने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। दे वुड एक्सपेक्ट दैट यू हैव डन एनसीईआरटी सॉल्ड एग्जांपल्स एट लीस्ट। ठीक है, तो इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना।
नाउ लेट्स गेट अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर एक रिएक्शन और भी है कि अगर हम बेंजीन रिंग को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस, देन इन दैट केस ये डायरेक्टली फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये जरूर किया होगा। नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला। प्लीज रिमेंबर, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है वो आपके नीट के एग्जाम में नहीं आ सकता। आईआईटी एडवांस का मैं कह नहीं सकता, लेकिन नीट के एग्जामिनेशन में ऐसा कोई रिएक्शन क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी के थ्रू नहीं हो सकता। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपको ये वैल्यूज चेंज करके रिएक्शन दे दिया जाए, हो सकता है दो रिएक्शन को मर्ज करके रिएक्शन दे दिया जाए, हो सकता है आपको रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं जा सकता जो एनसीईआरटी पढ़कर सॉल्व ना हो। ठीक है। बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल यील्ड बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन, इट्स गोइंग टू गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल। उसमें क्या दिक्कत है यशराज? ये बेंजाल्डिहाइड है हमारे पास, सी, ये देखो H डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है। इसको हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं, देखो R माइनस MgX प्लस मैं आमतौर से लिखता हूं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां अटैक करेगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू क्लीव, और ये यहां पर अटैक कर जाएगा। पहले ये बना देगा बेंजीन रिंग, यहां पे आएगा C, ये H है, दिस इज गोइंग टू बी O, नहीं यहां पे O नहीं लगाते, O हम ऊपर लगा देते हैं, OMgX, और यहां पे हमारे पास R आ जाएगा। एंड देन जब हम इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, देन एसिडिफिकेशन करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट दिस बेंजीन रिंग। यहां पर हमारे पास आ जाएगा CH, this is going to be OH, and this is going to be R. This is going to be a 2 degree alcohol. कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इज दैट क्लियर यशराज? अगर किसी और ने कोई डाउट पूछना हो तो पूछते चले जाओ। दिस इज मोर लाइक अ डाउट क्लास एंड अ डिटेल्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे फ्रॉम हेलोएरीन से ये हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, ये जरा याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। दिस इज कॉल्ड द डाउस प्रोसेस। अगर हम यहां पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, देन इन दैट केस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, अक्षय ठाकुर बेटा एनसीईआरटी ने 300 एटीएम लिखा है तो आप भी 300 एटीएम ही लिखोगे। ओके, जो एनसीईआरटी ने कह दिया वो सत्य वचन है, गलत है तो होता रहे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पर हम ओलियम यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ओलियम से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड यू बनाकर फिर उसको हम कर सकते हैं। यार पता नहीं लोग मानते क्यों नहीं है। ठीक है, आयुष बेटा क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप मुझे? यू आर ट्राइंग टू सेंड मी अ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन आपका क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इट वुड बी मच बेटर अगर आप उसको स्निप करके भेज दें, लेकिन स्निप करके आप कहां भेजेंगे? मैसेज में? ठीक है। कौस्तुभ जोशी, केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं बेटा, क्यों कम आ रहे हैं ये बताओ मुझे। पहले आप तो एक काम करो, आप अपना क्वेश्चन पेपर एक बार वेरीफाई करो, अपने जो क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हो आप उसको वेरीफाई करो, देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड, अब ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर यहां पे इसका मैकेनिज्म दे रखा है, इतना मैकेनिज्म आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये ना देकर यहीं से क्वेश्चन इनिशिएट कर दे। ग्रेट अनुष्का। What happens when benzene diazoनियम chloride react with aniline in presence of H plus? बेटा यहां पर तो वो बन जाता है ना हमारा डायजो कपलिंग हो जाता है। इट इज डायजो कपलिंग। हाँ, असर्शन रीजन टाइप बिल्कुल आएगा आयुष, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आए थे। असर्शन रीजन टाइप नहीं बोलते इनको, टू स्टेटमेंट टाइप बोलते हैं, जिसके अंदर ये भी हो सकता है कि दो स्टेटमेंट देने के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट इवन जस्ट नॉट द रीजन एट ऑल, करेक्ट और नॉट करेक्ट भी पूछा जा सकता है।
ठीक है ना। तो बेटा असर्शन रीजन से तो बच नहीं सकते आप, वो तो जरूर आएंगे। ये देखो, मिथनल से, यानी कि एक स्टेप आगे सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल, मिथनल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल। अहमद शेख, किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर? क्यूमीन सिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और क्यूमीन क्या है? क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, या टू फिनाइल प्रोपेन। रिमेंबर दैट एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नाम देकर आपसे कहा जा सकता है कि बताओ इससे फिनॉल कैसे प्रिपेयर करोगे। हो सकता है आपका फ्यूज वहीं का वहीं उड़ जाए। प्लीज, जब भी आपके सामने कोई नाम आएगा, एक स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चर बनाते ही आपको दिख जाएगा कि ये क्यूमीन है या नहीं है। सर, आकाशा क्लासिक ज्वाइन मी। प्रीतु, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आकाशा क्लासिक क्या कहना चाह रहे हैं आप? आकाश में क्या करना है बेटा प्रीतु? आकाश क्लास ज्वाइन करना है, कर लो। इसमें पूछ क्यों रहे हो? बेटा आप गूगल मीट पर आके मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज क्यूमीन रिएक्शन, दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सारे के सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये जरूर कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक बात का ध्यान रखना, अल्कोहल्स की कार्बन चेन लेंथ जितनी बड़ी होती चली जाती है, उतना बॉइलिंग पॉइंट या OH ग्रुप्स जितने ज्यादा होते चले जाते हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। जितनी ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता चला जाता है। और अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर देन द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट दो चीजों से कम होता है, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड। अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर अपने सिमिलर मोलर मास के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे अल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर एंड अल्कोहल इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आइसोमरिक ईथर से कहीं ज्यादा होता है। आइसोमरिक ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू ज्वाइन। हाँ बेटा, यकीन, यहां पर हमारे पास सरफेस एरिया से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पैरा और मेटा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है, लेकिन कहीं कहीं किताबों के अंदर देखोगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा है। ये अजीब सी बात है, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पे डोमिनेट कर जाता है और यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग वर्क नहीं कर पाता। वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ईथर एल्डिहाइड, ये साइंस आयन बेटा, ईथर एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ? ओके, सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, कार्बन चेन लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करती चली जाती है थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीज करती चली जाती है। तो यहां पर तो कोई इफ्स एंड बट्स है नहीं, ठीक है। एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेस, द solubility इन वाटर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिक्रीजेस। मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया, सही बात बोल रहे हो आप। जितना ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इज दिस क्लियर? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे एक्सेप्शन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्सेप्शन है नहीं, ठीक है।
मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरीके से नहीं चलता। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक लैटिस इफेक्ट भी आ जाता है। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिक होता चला जाता है ना, उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बीच का गैप कम होता चला जाता है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे आता है, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर जाता है, उनके बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। जितना ज्यादा सिमेट्रिक कंपाउंड होगा, उसके सब्लाइम होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? More symmetric is a compound, more is the chance of that compound to show sublimation. ठीक है? अब अल्कोहल्स की बात करें। Alcohols are mainly nucleophiles, although they are acting as protic polar solvents. Alcohols are protic polar solvents. मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, अगर बाकी सारे के सारे फैक्टर्स आइडेंटिकल रहें। सिमेट्रिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, श्रीवर्धन बिल्कुल सही कह रहे हो। अनमित्रा बेटा, सारी की सारी एनसीईआरटी याद तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको सारी की सारी लाइनें एक बार पढ़नी है, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ठीक से कर सकें। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स सो इजी। ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओएच बॉन्ड की बात करते हैं, तो दिस इज एसिडिक नेचर। अल्कोहल्स, अगर हम मिथेनॉल को छोड़ दें, तो अल्कोहल्स आर एज सच लेस एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर, एंड फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। क्या आया था बेटा 2022 में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही तो आया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यस इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी। एनसीईआरटी पूरी की पूरी याद करना इजी थोड़ी ना है। कर सकते हो तो कर लो। अगर आप एनसीईआरटी पूरी की पूरी याद कर पाए तो 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में पक्का हो जाएंगे। एमपीवी रिडक्शन इज नॉट इन योर कोर्स। नहीं, एमपीवी रिडक्शन आपके कोर्स में नहीं है। दैट इज ऑपोजिट ऑफ ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन। मैंने बताया था अक्षय ठाकुर, बट दैट इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी एंड दैट इज व्हाई दैट इज नॉट इन योर कोर्स। बताने के लिए बता दिया था, क्योंकि कई कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कोर्स वो करवा दिया जाता है। मुझे आता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको भी आना चाहिए। यार बेटा, मैं एमएससी हूं, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री, सो मुझे तो आपसे ज्यादा आता ही होगा ना। पर जितना भी मुझे आता है वो सब आपको आए, ये जरूरी नहीं है। फ्रॉम एरीन डायजोनियम सॉल्ट आया था क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। वो तो पानी के साथ बॉईल कर दीजिए, वो बन जाएगा। ये सारे अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है, देन इन दैट केस यू कैन डू द क्वेश्चंस, लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं की हुई है तो एनसीईआरटी करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। अभी तक हमारे 50 लाइक्स नहीं हुए, क्या बात है? 130 प्लस मार्क्स के लिए क्या करूं? एनसीईआरटी कॉस्ट्यूम। ओके, ये देखो, phenols are able to react with aqueous sodium hydroxide। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, phenol is capable of reacting with aqueous sodium hydroxide and dissolve in it, but it does not release carbon dioxide from sodium bicarbonate। तो इस तरीके से नॉर्मल फिनॉल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर 273 278 केल्विन। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? अनमित्रा, यही तो है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डायजोनियम कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी की लाइन रट्टा मारने की कौन सी बात है?
हाँ, तो 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो 300 केल्विन अगर कर देंगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल अनमित्रा। ये रट्टे की बात थोड़ी ना है। डायजोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। 300 केल्विन इज 27 डिग्री सेल्सियस। Why do you want to say that they are going to use NCRT line in such a manner that you won't be able to solve? They will use NCRT line, no doubts to that. ठीक है। पिक्रिक एसिड हाँ स्ट्रॉन्गर हो जाता है बेंजोइक एसिड से। ठीक है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाते चले जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा। मोहम्मद कासिद बेटा, कल की सेवैयां बची हुई हैं आपकी? आपने अभी तक हमें सेवैयां नहीं भेजी और आप उषा मीना जी को हेलो बोल रहे हो। फिशर एस्टरिफिकेशन, बेटा फिशर एस्टरिफिकेशन इज सिंपली बाय ड्राई HCl। प्रॉब्लम क्या है उसमें? Okay, as far as acidic character of alcohols is concerned, increase in carbon chain length, increase in carbon chain length and carbon chain and branching decreases acidic character। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। मोहम्मद कासिद, इनवाइट तो है लेकिन आप हमारे पास लेकर आएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शिल्पा कोटेकर कह रही हैं कि अगर एमबीबीएस करना है तो हार्डवर्क करना चाहिए। बेटा आपको कुछ भी करना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सत्यम, क्या है आपका डाउट? पूछ लो। ठीक है। अल्कोहल्स हाउएवर आर वीकर एसिड्स देन वाटर। एक बात का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिथनॉल नहीं दिया जाएगा क्योंकि मिथनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। तो हम हमेशा इथेनॉल से बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एक जनरल स्टेटमेंट दे दी गई है ना कि दैट एनसीईआरटी हैज अ जनरल स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास जनरल स्टेटमेंट आ जाती है एनसीईआरटी की। इट इज गोइंग टू बी दैट हमारे पास एनसी ये अल्कोहल्स आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। यहां पर लिखा हुआ है ना, अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर। तो एक सिंपल सी बात यह है कि जब अल्कोहल की बात करते हैं तो मिथनॉल का एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। मोहम्मद कासिद, आज की तारीख में जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, जिंदगी में कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। सर, तो जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग प्रॉपर है उनके लिए सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी थॉरोली कर रखी है तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ। मैं सर जेई मेन दिया था, आंसर की चेक करा, 180 आ रहा है। वाओ, 180 आउट ऑफ कितने हैं यार? 300। बहुत बढ़िया नंबर है। रियली नाइस। यू वुड बी गेटिंग अराउंड कितना, 99 परसेंटाइल? कितने परसेंटाइल आ रहा है आपका? रिजल्ट तो आ गया? आ गया नहीं आया अभी? अच्छा, पिछले वाले का आया था। अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल। ये H प्लस वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल हमें पता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, pKa वैल्यूज। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे मिथनॉल नहीं दे रखा, जानबूझ के नहीं दे रखा, क्योंकि अगर मिथनॉल देंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है।
यहां ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर आप देख सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट इज इंट्रा molecular hydrogen bonding in orthonitrophenol which makes it less acidic, लेकिन फिर भी ये मेटानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। हाँ सायन, 1 2 3 डिग्री अमीन अभी हम करने वाले हैं। अमीन जब कंपाउंड चैप्टर आएगा तो उसमें करने वाले हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। Esterification reaction is more easy with the carboxylic acid derivatives like acid anhydride or acid chloride. हाँ सत्यम बिल्कुल सही है। इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट जस्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है। अगर मान लीजिए आप CH3COOH की बात करें तो आपको ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो आपको मिल जाएगा CH3COO माइनस विच इज द कॉन्जुगेट बेस। ये जो आप स्टेटमेंट दे देते हैं ना, कोई एक हाइड्रोजन हम निकाल लें। अनमित्रा बेटा, जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इट इज एज गुड एज बीइंग अ प्रॉपर जनरल कैटेगरी। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत कंपटीशन है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स, यहां पे हम हाइड्रोजन हाइड्राइड अल्कोहल ये बना लेते हैं। ये ल्यूकास टेस्ट हमारे पास है। ल्यूकास टेस्ट को कौन कौन दे सकता है? ल्यूकास टेस्ट को हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल दे देते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल देते हैं और एलाइलिक अल्कोहल देते हैं। ठीक है। बेंजाइलिक, एलाइलिक और 3 डिग्री अल्कोहल्स ल्यूकास टेस्ट बड़े आराम से दे देते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी के साथ। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स अल्कीन, ये सेडजेफ रिएक्शन होता है। सेडजेफ एलिमिनेशन है, ये सेडजेफ रिएक्शन है। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स। सर एआईपीएमटी के पेपर सॉल्व किए तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन एआईपीएमटी पुराना हो चुका है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ कोर्स आ जाए। नहीं, विनाइलिक नहीं देता। विनाइलिक आर मोस्ट अनरिएक्टिव, इनफैक्ट विनाइलिक अल्कोहल होते ही कहाँ है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 443 केल्विन की जगह 410 केल्विन ले लिया जाए तो ईथर बन जाता है। ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज अ लिटिल डिफिकल्ट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस मीडियम के अंदर CrO3 हमारे पास PCC हो सकता है, कॉलिन्स रिएजेंट हो सकता है। दे आर बोथ एनहाइड्रस CrO3। ठीक है। मोहम्मद कासिद बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, कौन कहां से है वो मत पूछो। यहां पे आप पढ़ने के लिए आए हैं। सर, if functional group is attached to a carbon, then that carbon can be called alpha carbon. No, that carbon cannot be called alpha carbon. That carbon is alpha carbon with respect to that particular functional group. ठीक है। ध्यान रखना, हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास एक से ज्यादा अल्फा कार्बन भी होंगे। बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स से हो आप, वेरी गुड। तो यहां पर पढ़ाई पे ध्यान दो ना। यहां पर फिर क्या कर रहे हो आप? अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केमिस्ट्री ऑनर्स कीजिए। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो ये क्लास आपके बेनिफिट की है। सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके हमें कीटोन मिलता है। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देते बट एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। ये रिएक्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है। फिनॉल के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन काफी इजी हो जाता है फिनॉल के अंदर। डाइल्यूट के अंदर और कंसंट्रेटेड के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये रिएक्शन कई बार आ चुके हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं अभी तक आपने सबने लाइक तो कर ही दिया होगा। दोनों को कंप्लीट 100% करना है। वैसे यार बेटा, दो नाव का सवार हम प्रेफर नहीं करते हैं, दो नाव का सवार डूब जाता है, इसलिए एक साइड हो जाओ। Denaturation of alcohol is a different concept as compared to denaturation of proteins. Please remember, denaturation of alcohol का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जाए जिससे कि वो पीने लायक ना रहे। It can be denatured using copper sulfate. It can be denatured by adding methyl alcohol. It can be denatured using pyridine. यानी कोई भी एक ऐसी चीज डाल के उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया जाता है। पिक्रिक एसिड इजिली एडिशन रिएक्शन, पिक्रिक एसिड एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता बेटा। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। येशा रे, यस, स्कोर अबव 600 इज इनफ टू गेट एन एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट, पर कौन से में मिलेगा ये नहीं बता सकता। एलिमिनेशन पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड से एलिमिनेशन करके क्या बनाओगे बेटा? हालोजनेशन हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूशन जैसे नॉर्मली होता है। Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड मोनो देता है जिसमें पैरा मेजर हो जाता है, और अगर वाटर के साथ किया जाए तो ट्राइब्रोमोफिनॉल दे देता है। वो इसका रीजन ये है कि पानी के अंदर ये फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करता है, विच इज इवन स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर देन NH2। रीजन क्या होगा? अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिफाइड KMnO4 विद हीट, जोन्स रिएजेंट, बेसिक KMnO4 विद हीट, कोई भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल एज इट इज एग्जामिनेशन में आ सकता है, और एग्जामिनेशन में आने के बाद इसको एज इट इज एनसीईआरटी से ही इसका सॉल्यूशन ले लिया जाएगा। ठीक है, कोल्स रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन के साथ ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है, एंड देन वी हैव द राइमोटैमन रिएक्शन। ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। As far as the board examination are concerned, this reaction can cost 3 marks. और एज फार एज नीट एग्जामिनेशन आर कंसर्न, ये बीच में से भी पूछा जा सकता है। ये एक रिएक्शन है बहुत सिंपल सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टू गिव अस बेंजोक्विनोन। इलेक्ट्रोफाइल इन राइमोटैमन रिएक्शन इज CCl2। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इन राइमोटैमन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही इसका स्ट्रक्चर है, ना ही इसके बारे में कुछ है। ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बीन के ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। बेटा मोहम्मद कासिद सारे रिएक्शन तो नहीं पूछ लेंगे, कोई एक रिएक्शन इनमें से आ जाएगा। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स इज फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स, वहां पे बेटा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। फ्री रेडिकल एलिमिनेशन तो नहीं है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ब्रेकिंग। मिथनॉल, इथेनॉल, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कैटालिसिस हो सकता है। अब ईथर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, ये 443 केल्विन, 413 केल्विन, तो 413 केल्विन पे ईथर बनता है, 443 केल्विन पर एल्कीन बन जाता है। यहां पर डिस्टिलेशन होता है और यहां पर रिफ्लक्स होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव एज डिस्टिलेशन एंड रिफ्लक्स। बेंजोक्विनोन, क्या करना है उसमें मारुति काम्बले? कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? 2। एल्डिहाइड कीटोन से 3 तक आ जाते हैं, बट ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना। विलियमसन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पर हमें यह देखना होता है कि दिस हैज टू बी 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
या फिर फिनाइल भी हो सकता है। ये 1 डिग्री या मिथाइल होना जरूरी है। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा, अगर ये बेंजीन हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल और सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्राइमरी होना चाहिए अल्काइल हैलाइड, और वी कैन हैव टर्शरी एल्कोक्साइड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल, ये ईथर्स की हमारे पास है। ईथर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली काफी कम होता है, दैट इज सिमिलर टू द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये देखो, इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटान वन ऑल आर miscible to almost the same extent. ठीक है, why anti-Marconic of addition of HBr is not observed in but2ene? It's symmetric, आदित्य, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर एंटी मार्कोनिक ऑफ मार्कोनिक ऑफ का मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, समझे? ये तो वही बात है कि आप एक हफ्ते में काम करोगे या 7 दिन में। क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड्स, अच्छा अब एक बात का ध्यान रखना कि ईथर्स के अंदर जब भी हम एच आई के साथ रिएक्ट करते हैं, आर ओ आर डैश प्लस एच आई, ठीक है, इट गिव्स आर ओ एच प्लस आर डैश आई। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, टेंडेंसी टू फॉर्म आर आई, आर डैश आई, ठीक है, ध्यान रखना, बेंजाइल एलाइल की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद है मिथाइल, उसके बाद है 1 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री, इसके बाद है कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, दैट इज नियोपेंटाइल टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, और सबसे कम है टेंडेंसी टू ऑफ फॉर्मिंग इज विनाइल एंड फिनाइल। ठीक है, सुमित, आपके एस एन आई रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, बाकी एस एन आई रिएक्शन इज गिवन बाय SOCl2। ईथर सिमेट्रिकल हो जरूरी नहीं है, सुमित, मैंने आंसर दे दिया आपके क्वेश्चन का। एस एन आई रिएक्शन इज देयर इन SOCl2। SOCl2 का मैकेनिज्म इज एस एन आई रिएक्शन, substitution nucleophilic intramolecular, not in your course mechanism। ठीक है, ये आप ऑर्डर याद कर लीजिए, ईथर की क्लीवेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम इस ईथर की बात करें, तो दिस डज नॉट हॉट बॉइलिंग HI के साथ भी ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, एनी कंफ्यूजन से? ये सारी की सारी जो कहानियां, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो ऑर्डर याद रख लेते हैं। तो जो मैंने ऑर्डर बताया आपने नोट कर लिया है ना, ये वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर आपने नोट कर लिया है, सारे के सारे ईथर की क्लीवेज आप यहां से याद कर सकते हैं। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो।
हाँ, C2H2 रेड फॉस्फेट बनाता है बेटा आदित्य, बट ये भी आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर शो कर देते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी ईथर शो करते हैं, नाइट्रेशन भी शो करते हैं। ओके, सो दैट वाज द रिएक्शन विद अल्कोहल्स। किसी को कुछ पूछना है यहां पर अल्कोहल्स के लिए? नाउ वी हैव टू गेट along with aldehydes, ketones and carboxylic acid. जल्दी जल्दी चले। फाइन, so that's what we have as aldehyde, ketones and carboxylic acid. Aldehyde, ketones and carboxylic acid as such तो बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क हियर? ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल सिर्फ एक तरीके से होता है, दैट इज एक्सेस ऑफ HI। ये RH में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अलावा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल कोई नहीं है। ठीक है यशराज? कुछ पूछना है किसी ने? सो दीज आर द वेरियस एल्डिहाइड्स। ये वैनिलीन का स्ट्रक्चर यहां पे दे रखा है, जस्ट रिमेंबर इट। सिंथेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे बन जाते हैं ना। सिनेमाल्डिहाइड नाम याद रखने हैं, ये कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये है बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराल्डिहाइड। एज तो क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। खासतौर से बेंजोफिनोन और एसिडोफिनोन। ये प्रोपियोफिनोन का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, IUPAC नेम हमारे पास हैं ये सारे के सारे। दे यू हैव टू डू। किसी में कोई दिक्कत है आपको? ये टेबल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कॉमन नेम, IUPAC नेम सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कैन वन अल्काइन एंड टू अल्काइन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट नहीं, वन अल्काइन और टू अल्काइन बेयर्स रिएजेंट से डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते। वन अल्काइन टू अल्काइन टॉलरेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। इसके बारे में एक बात देख लेना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, ये रोजनमंड रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, और यहां पर ये लिंडलर्स कैटलिस्ट है।
याद रखना इस बात को, लिंडलर्स कैटलिस्ट इज बीइंग यूज्ड हियर। और यहां पे स्टीफेंस रिएक्शन का नाम दे रखा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन स्टीफेंस रिएक्शन इज कि यहां पे SnCl2 है, टिन नहीं। अगर टिन अगर हुआ तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। डायबाल H इज एन इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ये साइनाइड को, एस्टर को, अमाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये सारे के सारे डायबाल H ही हैं। ये भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहीं एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि आपको पूरा का पूरा नाम दे दिया जाए और कहीं इतना बड़ा सा रिएजेंट आ गया, पता नहीं कौन सा है। ठीक है। किसी ने कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है तो इमीडिएटली पूछ लेना। हाइड्रोकार्बन ये सारे के सारे रिएजेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इटार्ड्स रिएक्शन। इसके इंटरमीडिएट्स भी याद रखना, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास एक अलग रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और यहां पर भी एक और रिएक्शन है। तीनों रिएक्शन ये भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। गैटम एंड कॉच रिएक्शन, और एक हमारे पास कॉच रिएक्शन भी है। अगर हम कॉच रिएक्शन की बात करें तो कॉच रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग है। दिस इज ट्रीटेड विद HCN एंड HCl, wherein it gives us CH double bond NH, which on hydrolysis gives us a benzene ring with CHO. ठीक है। व्हाट इज फ्रियॉन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियॉन बहुत सारे हैं। फ्रियॉन इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, नॉट जस्ट वन कंपाउंड। सर प्लीज रोजनमंड रिएक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। दिस इज रिडक्शन सौम्या, रोजनमंड रिडक्शन है ये। यहां से ये Cl हटके यहां पे इसकी जगह H लग जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट। क्लियर सौम्या? तो कॉच रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया, गैटरमैन कॉच रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया। एसाइल क्लोराइड से हमारे पास आ जाता है, अगर हम कीटोन की बात करते हैं, दैट इज बाय डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है। अच्छा, इस बात में ध्यान रखना कि यहां पे हमें कीटोन मिल जाता है, क्योंकि इस पोजीशन पर यहां पर ऑल RMGX इज कंज्यूम्ड। RMGX यहां पे कंज्यूम हो जाता है, तो इस वजह से जो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, ये जो कीटोन बनता है, दैट इज नॉट फर्दर एबल टू रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पढ़ते जा रहे हो ना सारे के सारे? ये एग्जांपल याद करना है आपको। ये सारे के सारे रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है इनकी। यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो इस वजह से एल्डिहाइड कीटोन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर्स हाइड्रोकार्बन्स अल्काइल हलाइड से ज्यादा होता है, बट अल्कोहल अमीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। कोई दिक्कत?
न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। फाइन। देखो, aldehydes are generally more reactive than ketones. क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। फर्दर फर्दर हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर यहां पे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज इज रिड्यूस्ड। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा दिया जाए तो एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड का रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां पे जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड इज नॉट लाइक दैट, इट इज एक्चुअली KCN प्लस H प्लस। तो ये KCN का रिएक्शन किया जाता है H प्लस के साथ। ठीक है। HCN एज सच रिएक्ट नहीं करता। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन इज शोन बाय द all the aldehydes and methyl ketones. ये देखो, it is largely to the right hand side for most aldehydes and to the left side for most ketones due to steric reasons. ठीक है। This is given by all aldehyde and methyl ketones. जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ये रिएक्शन मुश्किल होता जाएगा। ग्रीनार्ड रिएजेंट का एडिशन हम अल्कोहल में कर चुके हैं। Addition of alcohol, this is what we have as hemiacetal and acetal formation. Please remember, concentrated strong mineral acids bring about the formation of acetals, and the dilute acids hydrolyze the acetals. क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शाम को 6 बजे सायन, शाम को 6 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम हो गए हैं, क्या बात है? साइक्लिक एसिटल आर कॉल्ड कीटल्स। वैसे तो कीटोन से बनने वाले को कीटोन कहना चाहिए, एल्डिहाइड से एसिटल कहना चाहिए, लेकिन व्हाट वी फाइंड इज दैट साइक्लिक एसिटल्स आर कॉल्ड कीटल्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स पूरा का पूरा टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव एज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर aldehyde and ketone. This is confirmatory test for aldehyde and ketone. रिडक्शन हमने कर लिया था। Clemenson's and Wolff-Kishner reductions are very important. यहां पे Clemenson's is for the acidic medium, यानी कि जो बेस सेंसिटिव है या फिर जो एसिड से सेंसिटिव नहीं है, और यहां पर these are used for acid sensitive.
ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का करना बहुत ज्यादा आसान होता है, कीटोन का बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टॉलरेंस टेस्ट का ये रिएक्शन याद रखना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसी के अंदर बेस्ड ये बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आ जाए। किसी का और कोई डाउट है? ये है फेलिंग्स टेस्ट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। पढ़ते जा रहे हो साथ साथ? वी हैव अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन आ जाता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया हमारे पास। कैनिज़ारो रिएक्शन इज एक्चुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर सेम कंपाउंड है तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, अदरवाइज इट्स अ सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हुआ तो फॉर्मेल्डिहाइड विल श्योरली अंडरगो ऑक्सीडेशन। Formaldehyde undergoes oxidation. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस आप चेक करोगे, और साथ साथ आप ये चेक करोगे कि कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतना इजी हो जाएगा। Now here is the use of aldehydes and ketones। अब आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉमन नेम्स आर इंपॉर्टेंट, इनके सवाल आ सकते हैं, दो बार भी पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। पुष्पेन भट्टाचार्य जी, एडमिट कार्ड कब आएगा? जब आना होगा आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? आईयूपीएसी नेम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से हम बना सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड वैलेंटीना इन इंग्लिश? एनसीईआरटी के अंदर लेफ्ट साइड पे हो तो ज्यादा अच्छा हो ना, क्योंकि एनसीईआरटी मेनली लेफ्ट साइड को खाली रखता है। मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। ओके फाइन। सो नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, अमाइड से हमारे पास दो तरीके हैं, वी कैन रिड्यूस इट। नहीं, अमाइड से हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। फाजिल इलाही हैज एंटर्ड द गूगल मीट। No problems, Valentina. What exactly would you like me to explain you? Just tell me what needs to be explained and I'm going to explain it. Rest of it, you can just read through NCRT.
Nitrilenamide, its hydrolysis, acidic hydrolysis, is going to give us the carboxylic acid. From Grignard reagent, carbon dioxide. Now, this again is a step up reaction. This again becomes a step up reaction. Acyl halides and anhydrides, acid chlorides, all hydrolysis. Esters, again hydrolysis, acidic or basic hydrolysis. Now this is what we have as the transformation. ये आपको याद रखने हैं. ये conversions हैं जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. याद कर लेना. इनमें से तीन का तो आंसर सेम ही है. Physical properties, ये important है. In the vapor phase, the carboxylic acid would prefer to exist as. So did NCRT questions are important? They are extremely important. I cannot overemphasize their importance. They're extremely, extremely important. ठीक है. OH bond cleavage is acidic character. Electron withdrawing of groups increase the acidic character. Electron donating group decrease the acidic character. Carbon chain length, increase in carbon chain length, increase in branching decreases the acidic character. ये बात ध्यान रखना. ठीक है जी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर से कोई भी पार्ट उठा के दिया जा सकता है. ये ऑर्डर याद कर लो. फाइन नाउ अभिषेक, गो हेड एंड राइट द AIATS. आने के बाद बाकी सेशन देख लेना. Formation of anhydride, mechanism of esterification, PCl5, PCl3. This is same as alcohol. नहीं बेटा, 2 PM तक ओवर नहीं होगा, ये 3 PM तक ओवर होगा. 12 से 3 का सेशन है ना ये. अभी तो हमें 4 चैप्टर और करने हैं इसके बाद. इट्स ऑब्वियसली क्वाइट इंपॉर्टेंट. ये गैब्रियल थालामाइड सिंथेसाइज का पार्ट है. This is a part of Gabriel thalamide synthesis. Okay. Reduction, lithium aluminum hydride and ये देखो, diborane does not easily reduce functional groups such as ester, nitro, halo, etc. ये very important information है. Is doing only NCRT reactions enough? Yes, NCRT reactions all completed is enough. शिल्पा, यस, आप लंच करके आ सकते हो. बिल्कुल लंच करके लंच लेकर आ सकते हो. क्या दिक्कत है? 70 लाइक्स पे अटके हुए हैं हम. 75 लाइक्स जल्दी से करो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है. Kolb's electrolysis.
ये रिएक्शन इजी है, HVZ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, which gives us alpha halo carboxylic acids. Valentina, ester, nitro, halo are not exception cases for reduction. Ester, nitro, halo are not reduced by diborane. Diborane specifically reduces carboxylic acid. तो सब बाकी सब तो एक्सेप्शन ही हो गया ना. एक्सेप्शन एक होता है बेटा, सब इतने सारे एक्सेप्शंस नहीं होते. Aromatic carboxylic acids undergo electrophilic substitution reactions, Friedel-Crafts reaction, but they are, देखो मेटा डायरेक्टिंग है. कार्बोक्सिलिक इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम लुइस एसिड है, वो मेटा डायरेक्टिंग है ना. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फाइन. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसी के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म होता है. एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग एनीवेयर? और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स. शुरू करें अमीन्स? बस जिस किसी ने भी पानी वानी पीकर आना है, जल्दी से पानी पीकर आ जाओ. हम हाफ टाइम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स रह गए हैं.
ओके देन, लेट्स बिगिन। पानी वानी पी के आ गए? नो, द क्लास हैज नॉट एंडेड। इनऑर्गेनिक अगले हफ्ते होगा बेटा। चलो, लेट्स बिगिन ओवर विद अमीन्स। बहुत कम स्टूडेंट्स हो गए, सारे के सारे पानी पीने के लिए चले गए। कोई बात नहीं। अमीन्स की बात करें, अमीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हमारे पास अल्काइल हाइड्स में हो जाता है। नॉमेनक्लेचर के अंदर ये ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर फंक्शनल isomers. Primary, secondary and tertiary means are functional isomers. 72 likes हमारे पास हो चुके हैं. I don't know whether we will be able to get the 100 likes or not. 75 likes तो जल्दी से कर दो. ठीक है? There are alkanamines और ये याद रखना. हाँ, ये फिर से nomenclature तो important है ही. Primary, secondary or tertiary amines, this is 1 degree amine, this is going to be a 3 degree amine, this is going to be a 1 degree amine and this is going to be a 2 degree amine. ठीक है? स्ट्रक्चर्स बनाने हैं डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स के, कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N. आईयूपीसी नेम लिखना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. ठीक है? अमोनोलिसिस गिव्स अस अ मिक्सचर. ठीक है? अगर हमारे पास NH3 एक्सेस है, कल ही क्वेश्चन किया था हमने, NH3 एक्सेस है तो 1 डिग्री अमीन बनता है. और अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस है तो वी गेट 3 डिग्री अमीन एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट एज मेजर प्रोडक्ट. ठीक है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. अब ये वाले क्वेश्चंस के अंदर लगता है ये वाले चैप्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं क्योंकि अभी 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर किए ही है ना. ठीक है? अमाइड्स ऑन रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस का एक पार्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया और दूसरा पार्ट ये है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. ओके? 73 लाइक्स, 75 लाइक्स नहीं हुए अभी तक. हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है. एंड दिस इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन. मतलब कि द प्रोडक्ट कंटेन्स वन कार्बन Yes, Valentina, Gabriel Thalamide synthesis is very important. ठीक है? This is a step down. This is a degradation reaction. ठीक है? These are the important reactions. कैसे कैसे हम किसको कन्वर्ट करने वाले हैं? किसने कुछ भी पूछना है यहां तक? अल्कोहल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी ज्यादा होती है. वी हैव गॉट 75 लाइक्स.
ठीक है ना? Valentina, we have Gabriel Thalamide reaction in two parts. One part was there in carboxylic acid, and the other part there is in amines. You have to get the entire reaction one by one. एक मिनट, मैं जरा पानी लेकर आया. किसी ने अभी एंट्री ली थी क्या? चलो, ओके. कुशाग्र आदर्श. अच्छा, यू आर सृष्टि, वेलकम. ठीक है, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लो. और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट्स के आइसोमेरिक अमीन्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. प्राइमरी वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आसानी से बनता है, सेकेंडरी में मुश्किल होता है, टर्शरी में सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है. वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो. दिस इज अगेन द टेबल. यहाँ पे ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट. ट्रेंड यू नीड टू रिमेंबर. एग्जैक्ट वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. केमिकल रिएक्शन ध्यान रखना. अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, ये सारी की सारी कहानी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है. ट्रेंड जो आपने याद रखने हैं वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट ट्रेंड इज CH3 whole twice N is more basic than CH3 NH2, which is more basic than CH3 whole thrice N, which is more basic than ammonia, while CH3CH2 whole twice NH is more basic than CH3CH2 whole thrice N, which is more basic than CH3CH2 NH2. ये दो ट्रेंड आपको याद रखने हैं. दिस इज फॉर द एक्वस मीडियम. ठीक है. और एक सिंपल सी बात यह है कि RNH2 is more basic than NH3 is more basic than aniline. Aniline is less basic than ammonia. क्यों? क्योंकि aniline के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर is conjugated with the benzene ring. Is this clear? ये ट्रेंड आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. ये कहानियां हैं ये. एक्वस मीडियम. अब जब हम इसकी बात करते हैं, ये दिस इज इंपॉर्टेंट.
ओके, बाकी बचा हुआ मॉक के बाद कवर कर लेना, क्योंकि 2 बजे आपका एक एग्जाम है। क्या कर सकते हैं, तो है। ठीक है ना। अल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शंस, फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है ये। अल्काइलेशन एसाइलेशन अलग है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन अलग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बाइलामिन रिएक्शन पूछा जा सकता है, कैन बी पार्ट ऑफ अ रिएक्शन। Did in this section as PYQs. PYQ session would be in the evening at 6 o'clock. Is this clear? Reaction with nitrous acid. The aliphatic amines give alcohol. Aromatic amines give diazonium salt. 1 degree alcohol. ठीक है। Aromatic 1 degree diazonium salt. ठीक है। Now this is what we have as Hinsberg's test. Hinsberg's test and Hinsberg's reagent. ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज एनिलीन के साथ आप चाहे एक्वस मीडियम ले लीजिए, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए, वो ट्राइब्रोमो ही बनाता है, ये मोनोब्रोमो नहीं बनाता। इट फॉर्म्स ओनली ट्राइब्रोमो। और तो एन पैरा, इफ वी हैव टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है। हियर इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड एंड देन रिएक्शन। हाँ सायन, मैं ही कराऊंगा इनऑर्गेनिक, बेटा और कौन कराएगा। ओके। दिस इज व्हाट वी हैव एज द नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर यहां पर एक बात का ध्यान रखना, द नाइट्रेशन टेक्स प्लेस एट NH3+. It shows minus I effect, deactivating, and it is not meta directing. It is deactivating and it is not meta directing. यहां पे ये meta directing गलत लिखा, दिस इज रॉन्ग। लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा सही। ठीक है। इसके अंदर देर इज नो मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। ऑर्थो बहुत कम बनता है, उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर ये बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सल्फोनेशन में यहां पे हमारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, विच इज अ ज्विटर आयन। ठीक है। एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन दे रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। somebody said that ये एग्जैक्ट, अनमित्रा वाज सेइंग दैट यहां पर हमारे पास ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आ जाती है, तो बेटा ठीक है, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन एज इट इज पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इज दैट क्लियर? Valentina sulfonation reaction, first of all, it's going to be a neutralization reactions of the aniline with sulfuric acid, and then it is going to rearrange. ठीक है।
ओके, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, डायजोनियम सॉल्ट विच कैन बी स्टोर्ड इज दिस, दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड. ये सारे के सारे, दिस इज व्हाट वी हैव अ Sandmer's reaction, this is the Gattermann's reaction, and this is the iodide replacement. Again, that's an important reaction. और ये हमारे पास है बाल्स शीमन रिएक्शन. नाम नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन रिएक्शन दे रखा है. ठीक है, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, अमाइल रिड्यूसिंग एजेंट हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल रिड्यूस डायजोनियम सॉल्ट्स, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. पता नहीं इसको हम एल्डिहाइड के कन्वर्जन के लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं क्या. Okay, replacement by hydroxyl group, that is important, and this is very important. ठीक है, this was diazo coupling. Somebody asked me कि H plus के presence में क्या होगा. ये रहा देखो H plus. This is amino azobenzene, that is yellow dye. Diazonium salt is sympathetic important in synthesis of aromatic compounds. ये देखो पूरा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. सो दैट वाज अमीन्स. किसी को कुछ पूछना था तो पूछ लेना, नहीं पूछना था तो ठीक है, आपने फटाफट देख लिया कि अमीन्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है. Having finished off with the chapter called amines, now we are going to do the chapter called biomolecules. As far as biomolecules chapter is concerned, we have done this biomolecules chapter with Sachin sir. मैंने और सचिन सर ने पूरा का पूरा biomolecules chapter आपको डिटेल में करवाया है. फिलहाल we will just check out कि केमिस्ट्री के अंदर biomolecules chapter what does it entail. कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट. लेट्स से टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स कि यहां पे क्या है हमारे पास. फॉर्मूले वाइज तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर कायरल पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes or ketones. That is what we have as carbohydrate. ठीक है, ये डेफिनेशन इज बेटर. ये रहा. The carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. Is that clear? तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आ जाती है. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव मोनोसैकेराइड्स. और कल की क्लास के अंदर जब हम ये फ्राइडे को हम ले रहे थे एक मेंटी, तब वहां पे लिखा हुआ था व्हाट इज अ पॉलीसैकेराइड, और वहां पे आंसर लोगों ने गलत दे रखा था. So we have the polysaccharides, monosaccharides, oligosaccharides. Chemistry के अंदर we have got the डायसैकेराइड का यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है. We just have polysaccharides and monosaccharides and oligosaccharides. वैसे oligosaccharides 3 to 10 को कहते हैं, monosaccharides 1 होता है, disaccharides 2 होता है, polysaccharides is more than 10. Polysaccharides के अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, ये polysaccharides में आ जाता है. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास एल्डोज और कीटोज आ जाते हैं. एंड देन वी हैव, भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. सुक्रोज इज इंपॉर्टेंट, स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज.
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर मेरे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, राइट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, ये यहां पे बड़े आराम से हमने ऐसे लिख दिया, बट एक्चुअली इसके अंदर ये होना चाहिए हमारे पास, ये CHO है, यहां हमारे पास CH2OH है, एंड हियर इट इज 1 2 3 and 4। ठीक है, एंड देन वी हैव OH राइट राइट लेफ्ट राइट, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे मैनोज के स्ट्रक्चर की, तो मैनोज के अंदर ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो दिस बिकम्स मैनोज। ठीक है, और अगर इसको शिफ्ट इधर कर दिया जाए तो दिस बिकम्स गैलेक्टोज। तो दीज आर द पोजीशंस। तो यहां पे ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर याद रखना। सर आपको अगर कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे तो बताना कि का बताने का कष्ट करें। रामचंद्र उपाध्याय, व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग? यही तो कर रहा हूं मैं, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता तो रहा हूं, लिख तो रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार हर चीज कर रहा हूं फिर कह रहे हैं वही करो। एनीवे anyway, ये हमारे पास है विद हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, और ये 6 कार्बन, ये ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकारिक एसिड एंड द सैक्रिक एसिड, ये नाम अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज आर नॉट एनोमर्स, दे आर एपीमर्स सायन। ठीक है, दीज आर एपीमर्स। एनोमर्स अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं। इज दिस क्लियर? We have got 83 likes. Can we get 100 likes? Glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid gluconic acid on reaction with mild oxidizing agent। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दोगे देन इन दैट केस इट्स गोइंग टू गिव अस द सैक्रिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड को ग्लूकारिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पेंटासिटेट बन जाएगा इसका ग्लूकोज का। राजपूत जी पूछे सर आप कौन से टॉपिक को बता रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स एट दिस मोमेंट। आपका स्वागत है इस कक्षा में। इस समय पर अवतरित होने के लिए धन्यवाद। डी एल, दे रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ठीक है, डी एल और प्लस माइनस, दे रिप्रेजेंट ऑप्टिकल रोटेशन। So that's the difference. नहीं प्रथम, these that don't even represent configuration, these represent simply structural similarity to L or D glyceraldehyde। L or D glyceraldehyde। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। ठीक है, दिस पोजीशन राइट साइड मेक्स इट डी, लेफ्ट साइड वुड मेक इट एल। इज दैट क्लियर? ये देखो,
ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एनोमर्स। ठीक है, ये वाला कार्बन ये एनोमरिक कार्बन है। द कार्बन विच इज नॉन chiral in the open chain structure but becomes chiral on cyclization is termed as anomeric carbon। कोई बात नहीं कल्याणी, आप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी फ्रेंड्स को भी इंफॉर्म कर दीजिए, वी आर गोइंग टू हैव द क्लास गोइंग ऑन। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। ये देखो, द साइक्लिक हेमिस्टल ग्रुप रिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। C1 is anomeric carbon, so they are termed as anomers। हमारे पास पायरान है 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, एंड फ्यूरान है 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ठीक है, दिस इज 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ठीक है, दिस इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ठीक है, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, जीते रहो बेटा। किसी ने कुछ पूछना है? हमारे पास अभी भी 13 लाइक्स रह गए हैं 100 करने से। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा और बीटा दोनों फ्रक्टोज माइनस है। दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज लेवोलोज। ठीक है, दैट इज लीवो रोटेटरी। हाँ विकास था, हूं नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये जो है ग्लूकोज लिंक्स और मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर ईथर लिंक्स। बायोलॉजी के अंदर एक अलग सा नाम आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ग्लाइकोसिडिक लिंक इज एन ईथर लिंक। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। Inversion of cane sugar is hydrolysis followed by mutarotation। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंक। केमिस्टिकली इज ईथर, बायोलॉजिकली ग्लाइकोसिड, और यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो इन्वर्ट शुगर बन जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास है दिस इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो एनोमरिक पार्ट है ये फ्री है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब अगर यहां की बात करोगे तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एनोमरिक पार्ट, ये दोनों एनोमरिक हैं। ठीक है, दिस इज नॉट फ्री, so this is what we have as non reducing। is it clear? किसी को दिक्कत? ठीक है, अगेन ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको हर किसी में दे रखा है ये कौन किसका पार्ट है, दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि किसके हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा। सेलुलोज के अंदर हमारे पास बीटा लिंक है, अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च,
we have alpha links. Cellulose has beta link. ठीक है. Amylopectin is similar to ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के अंदर भी हमारे पास ब्रांचिंग है. क्लियर? ब्रांचिंग होने की वजह से इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड. Then we have proteins, amino acids. Amino acids के अंदर हमारे पास alpha amino acids are what is important. This is important and I believe आपने इसको याद कर रखा है. ठीक है ना? Epimer. Epimers are the, what do we share? Diastereomers which differ in one chiral carbon, one configuration at one chiral carbon. So those are what we call as epimers. And if that chiral carbon is the anomeric carbon, then they are called anomers. ठीक है? Epimers are as such diastereomers. ठीक है? Essential, non-essential amino acids का क्वेश्चन आ सकता है. किसमें SH है, किसमें ईथर, थायोईथर ग्रुप है, किसमें मरकैप्टन ग्रुप है, किसमें सल्फर है, किसमें सल्फर नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. Which of them is cyclic, which of them is aromatic, पूछा जा सकता है. ठीक है? कोई डाउट किसी को? Essential, non-essential amino acids, and amino acids, they exist as zwitterions. Okay? Structure of proteins के अंदर हमारे पास linkage है. This is what we call as peptide link, which is actually amide link. ध्यान रखना, पेप्टाइड अमीनो एसिड का एक दूसरा नाम है. तो दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है. एक डायपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है. तो डायपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड, नॉट टू पेप्टाइड बॉन्ड्स. इज इट क्लियर? ठीक है? तो यहां पे सीधी सी बात है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नॉट द पेप्टाइड बॉन्ड्स. हमारे पास प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन है. ये सारा का सारा आपको याद रखना, पढ़ना है. ये पढ़ चुके होंगे आप. देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा जरूर, और ये क्वेश्चन बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. बीटा स्ट्रक्चर इज द प्लीटेड स्ट्रक्चर. अल्फा स्ट्रक्चर इज द हेलिकल स्ट्रक्चर. Then we have primary, secondary, tertiary, and quaternary structures. And then quaternary structure is actually a combination of the structures. Denaturation is the change in structure. Denaturation के अंदर primary structure में definition problem नहीं आती. Secondary, tertiary और quaternary structure destroy हो जाते हैं. और ये important information है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. आज शाम को 6 बजे जरूर मिलिएगा. We are going to have the questions of this particular chapter and all the chapters. ठीक है? Mechanism of enzyme actions. We have vitamins. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन. ये विटामिन ए का यहां पे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल क्लियरली. ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है और आपके लिए तो बहुत इजी है. अब जैसे कि ये न्यूक्लिक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स आ सकता है. विच ऑफ दीज इज प्यूरिन्स, विच ऑफ देम इज पिरिमिडीन, व्हाट इज एग्जैक्टली द रिएक्शन. ठीक है? और यहां पर एक बात का ध्यान रखना, द न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, व्हाइल द डीएनए स्ट्रैंड्स दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सेलेक्टिव होता है. एडेनिन के सामने थायमिन होता है, गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है, एटीजीसी हमारे पास आ जाता है. दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएज हैं.
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हमारे पास। So that's the end of the chapter called Biomolecules. कुछ पूछना है सर? जेई राइटिंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइटिंग थ्रू। सर जी राइटिंग दो स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, हाँ कर लो, लिख कर याद कर लो। शुड वी बिगिन विद द चैप्टर कॉल्ड पॉलीमर्स? कुछ पूछना है किसी ने? चलो जल्दी जल्दी पॉलीमर्स की बात करते हैं, पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? नेचुरल, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये सवाल आ सकता है। प्रोटीन डीनेचरेशन में पहले कौन सी स्ट्रक्चर डीनेचर होती है? टर्शरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी सबसे पहले डीनेचर होगी, फिर सेकेंडरी की बारी, टर्शरी की बारी आएगी, फिर सेकेंडरी की बारी में आएगी, और प्राइमरी पे फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट डीनेचर्ड, और यही रीजन है कि वी कैन एक्चुअली कंज्यूम प्रोटीन्स आफ्टर डीनेचरेशन। ठीक है, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दैट इज हाइड्रोलाइज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रोटीन्स इन द बॉडी। ओके फाइन, सो वी हैव द नेचुरल पॉलीमर्स। इन सबके एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रोटीन्स को पॉलीमर माना गया है, बट एग्जैक्टली स्पीकिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीमर नहीं मानना चाहिए, बिकॉज दे आर डिफरेंट। दे शुड बी रिमेंबर्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? यहां पे जहां जहां मैकेनिज्म दे रखा है, दैट मैकेनिज्म विल बी आस्क्ड। ओके, we have different kinds of addition polymers. Anybody has to ask anything here? Low density, high density polythene, that is important. Low density polythene is formed by the radical polymerization or cationic polymerization, while high density polythene is formed by coordination polymerization. यहां पे हमारे पास है coordination polymerization. Teflon is an example. PAN, polyacrylonitrile, is important. होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, कुछ पूछना है इसके अंदर कहीं पर भी? 90 लाइक्स हमारे पास हैं। 100 करो जल्दी से। ठीक है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 26, पॉलिएस्टर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, नोवोलैक, बिकलाइट, ये सारे के सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप आराम से पढ़ते चले जाइए। कुछ आई बिलीव इसके अंदर कुछ ज्यादा समझाने वाला तो है नहीं ना हमारे पास। नेचुरल रबर इज सिस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन गुटा पर्चा को कहते हैं। नियोप्रिन ब्यूना एन, please remember butadiene in acrylonitrile.
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट थिंग। हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाना है। नायलॉन 2,6 इज बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, एंड दीज आर, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? That's all we have to talk about the polymers, and now we are going to talk about chemistry in everyday life. छोटा सा, प्यारा सा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर। That's what we call as chemistry in everyday life. ठीक है ना? ये पहले कभी सारे के सारे ये जो कंपाउंड्स थे वो इस चैप्टर का हिस्सा थे, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स अब इसमें से हटा दिए गए हैं। रॉकेट प्रोपेलेंट्स, डाइज, दे आर ऑल रिमूव्ड। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास आ जाता है इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का हिस्सा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स यू हैव ऑलरेडी डन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये मैंने पूरा का पूरा आपको करवा रखा है। एक बार में पूरा का पूरा वन शॉट पूरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का करवाया था। ठीक है, गुड आफ्टरनून रंगोली। वी आर रीचिंग टूवर्ड्स गुड इवनिंग, बट एट दिस मोमेंट इट्स गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ भाई, बताओ इस चैप्टर में से किसको कितना पूछना है? एल्यूमिनियम डज नॉट फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, वाई सर? है अनमित्रा, एल्यूमिनियम नहीं है वो, aniline does not show Friedel-Crafts reaction because aniline itself is a base which is going to react with the Lewis acid, which is aluminium chloride, and will not show Friedel-Crafts reaction. Is this clear? So that is what we have as Friedel-Crafts reaction. Is that clear? Answer is clear, Anamitra. Do you want to ask anything in this chapter? यहां पर हमारे पास है ड्रग्स क्लासिफिकेशन। We have 91 likes. Where are the other 9 likes? Could we make it 100 quickly? No, you don't need to practice the diagrams of drugs. You don't need to draw them. लेकिन हाँ, अगर आपके सामने वो डायग्राम आ जाए तो you should be able to identify them. That is the important thing. और वो भी पेंसिलिन जी, उसी का स्ट्रक्चर यहां पर एनसीईआरटी में है, एंड दैट वुड बी आस्क्ड। यहां पर किसी को कोई डिफरेंस है, कोई कुछ पूछना है? जितने भी लोग हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं यहां पर। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग हियर? Enzyme action and different types of drugs and their behavior. We have got 93 likes. 7 लाइक अभी हमें और चाहिए 100 करने के लिए। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाउ दिस चैप्टर बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल एज द इजी चैप्टर। एक बार में किया जा सकता है, 2 रीडिंग मारनी है, बहुत है इसके लिए। ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स, इसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैंकुलाइजर एंड एनाल्जेसिक्स? नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक का क्या मतलब है? एंटासिड आर 2 टाइप्स ऑफ एंटासिड। एंटासिड्स आर, देखो,
our body in the stomach, there is an acid which is secreted because the stomach enzymes, they work at a low pH. Sometimes that acid is secreted either more, or it is because of you not having the proper food, or it could be because you have genetical problems. So then in that case, you have more of the acid being produced in the stomach. There are two ways to prevent this acid from harming you. One, you use some neutralizing substances like metal hydroxides. The metal hydroxide are going to neutralize that acid, and they are going to prevent the problem caused by the acid. A second thing is use antihistamines. Those antihistamines are going to prevent the formation of the acids. So there are two kinds of antacids. One, which neutralize the acid which has been formed. The second, which prevent the formation of excess acid. So that is what we have as the two kind of antacids. Valentina, am I clear? Anything else you want to ask? Great. Heroin is termed heroin because it was supposed to do heroic things. It is the strongest analgesic created by man. Now we have antimicrobials, in which we have antibiotics, we have antiseptic and disinfectants. Antibiotics and antiseptics are differing in each with each other, as antibiotics are something which is ingested. Antiseptics are applied externally. While in disinfectants, they are applied on inanimate objects, matlab which are not living. ठीक है? Further, one more thing, antibiotics are not effective against virus. They are effective against bacteria and fungi. ठीक है? Now there are two kinds on the basis of their action, that is bactericidal and bacteriostatic. And there is another further classification as a narrow and a broad and selective spectrum antibiotics. Okay, limited spectrum, broad spectrum, narrow spectrum. These are on the basis of how many kinds of bacteria they can work against. Yeah? ये सवाल बहुत आते हैं, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम है, कौन सा लिमिटेड स्पेक्ट्रम है. मॉर्फिन एंड हेरोइन में डिफरेंस बेटा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और स्ट्रेंथ में भी फर्क है. हेरोइन इज मच मोर पोटेंट. बाकी हेरोइन, ये मॉर्फिन एंड हेरोइन बोथ आर एडिक्टिव. ठीक है, ये देखो, मॉर्फिन का एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है हेरोइन. ठीक है, यहां पे मॉर्फिन के अंदर हमारे पास OH ग्रुप्स है ना, यहां पे एसिटाइल ग्रुप्स हैं. तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हेरोइन बन जाता है. ठीक है, मोहन, इज दैट क्लियर? So these are the medicines, and then we have chemicals in food, then we have artificial sweetening agents. ये बहुत important है, aspartame, saccharin, sucralose and elitame. Elitame is very sweet, that is why इसको control करना जरा मुश्किल हो जाता है. Aspartame only for cold. Sucralose can be used in high temperature also for cooking. Valentina, if it is out of syllabus, don't expect me to know it. Further, I'm not a doctor or a pharmacist to be knowing all the drugs. So I would be knowing only the drugs which are in course. Is that clear? ठीक है?
Is this clear? Why do we need artificial sweetening agents? Because we do not want the calories for them. And further, we need artificial sweetening agents because we need low cost, very high sweetening. Okay? Antioxidants we are using, which prevent the spoilage of the food. क्लींजिंग एजेंट सोप्स, यहां पर हमारे पास ये सरफेस केमिस्ट्री का भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है. यहां पर हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ सोप आ जाते हैं. ठीक है. सोप्स हार्ड वाटर में क्यों वर्क नहीं करते? बिकॉज दे फॉर्म स्कम, दैट इज अ प्रेसिपिटेट. ठीक है. ठीक है. डिटर्जेंट्स आर सोप विदाउट सोप. यहां पे हमारे पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स का यूज आ जाता है. So with that we have just finished off with this chapter also. और आज शाम को हम करने वाले हैं इन सबके सारे के सारे क्वेश्चंस. और 95 लाइक्स पे हम अटक गए हैं. किसी ने कुछ सवाल पूछना है? शाम की क्लास में जरूर आ जाना. शाम को 6 बजे की क्लास है जिसके अंदर हम करने वाले हैं इन सारे के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर? वेलकम मोहन. बाय बाय. गुड आफ्टरनून. गुड डे. ठीक है. बाय बाय. मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में.